अस्सलाम वालेकुम। आज एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से रिपोर्ट आई है और साथ थोड़ा सा डॉलर और रुपी पैरिटी पे भी बात कर लें। 280 रुपये 51 पैसे के ऊपर रुपी डॉलर के अगेंस्ट आज क्लोज हुआ है और आइडियली इसे 250 तक अगले 15-20 रोज़ के अंदर टच कर लेना चाहिए। 350 से ये जो वापसी का सफ़र है पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाने में बड़ा अहम रोल अदा करेगा और जो भी इसके ऊपर फ़ैसला साज हैं या रोल अदा कर रहे हैं स्मगलिंग को रोकने के लिए, डॉलर की इलीगल मूवमेंट को रोकने के लिए बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। आज भी एपेक्स कमेटी का इजलास था जिसमें प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों मौजूद थे और कमिटमेंट ज़ाहिर की गई कि तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ को, डॉलर की स्मगलिंग को, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और फ़ौज तावन करेगी। फ़ौज अगर बॉर्डर्स के ऊपर ये इलीगल जो मूवमेंट है गुड्स की और डॉलर्स की, इसको मुकम्मल तौर पर इंश्योर कर सके कि नहीं होगी, तो पाकिस्तान की इकॉनमी को इससे जितना सहारा मिलेगा किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता। खुला तेल आता है ईरान के रास्ते और खुली स्मगलिंग होती है अफ़गानिस्तान के रास्ते, दोनों को सख्ती के साथ चेक करने की ज़रूरत है। और गोइंग फॉरवर्ड हमें ये जो सब्जियों के ऊपर और बाकी अजनास के ऊपर ये जो इंडिया वाली साइड से हमें चीज़ें मिल सकती हैं कम कीमत के ऊपर, उसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। जिस पे पाकिस्तानी लोगों की फ़लाह हो, जिसमें मसले में फ़लाह हो, उसके ऊपर पाकिस्तानी रियासत को फ़ैसला लेते हुए तामुल से काम नहीं लेना चाहिए। IMF की रिपोर्ट के ऊपर आ जाएँ तो IMF की रिपोर्ट अभी 5 साल लगाती है कि 5% की ग्रोथ होने में और इन्फ्लेशन को बहुत हाई दिखाती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के रहमो करम पर हम और कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं बना सकते जिसकी वो हमें इजाज़त ना दे। उसका नतीजा ये है कि इस वक्त इन्फ्लेशन बहुत बुलंद सतह के ऊपर है और उसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान का जो पॉलिसी रेट है वो 22-24% के ऊपर घूम रहा है। ये पाकिस्तान की इकॉनमी को दो चीज़ों ने बुनियादी तौर पर तबाह करने में रोल अदा किया है। एक रुपए की कदर में बेपनाह कमी और एक पॉलिसी रेट में बेपनाह इजाफा। दोनों फ़ैसले हमने IMF के दबाव के नीचे किए, दोनों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। रुपए को इतना गिरा कि हम अपनी बरामदात को बढ़ा नहीं पाए। अभी पहले 3 माह में शायद 1% ऊपर है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ पाकिस्तान को। और पॉलिसी रेट को जितना मर्ज़ी आप अभी ऊपर ले जाएँ, रियासत बोरो कर रही है, पाकिस्तानी स्टेट बोरो कर रही है बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, और वो ज़रूरियात हम कहीं और से पूरी नहीं कर सकते, कमर्शियल बैंक से पूरी करनी है। कमर्शियल बैंक्स तमाम जो हैं वो सैकड़ों अरब कमा रहे हैं और पाकिस्तानी रियासत गरीब होती जा रही है। जितना फेडरल गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू है वो इस वक्त काफ़ी नहीं है कि हम सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स कर सकें। वो तमाम रेवेन्यू जो फेडरल रेवेन्यू है टैक्सेस की मद में हम जो इकट्ठा कर रहे हैं, फेडरल शेयर इतना भी नहीं है कि हम उससे इंटरेस्ट पेमेंट्स कर सकें। तो हमें IMF के इस प्रोग्राम के बाद पूरी कवी कोशिश करनी चाहिए कि एक नए IMF प्रोग्राम में जाने की बजाय अपने इन्हिसार करते हुए वसाइल के ऊपर पाकिस्तान को चलाने की कोशिश करें। ग्रोथ भी आएगी और लोगों को रोटी भी मिलेगी, लेकिन ये जो बदहाली हमने पैदा कर ली है इससे बचना पड़ेगा। बदहाली हमने क्यों पैदा की? नून लीग ने 2017-18 में 5% के करीब वो करंट अकाउंट डेफिसिट ले गए थे। टू बी प्रिसाइज $19 अरब करंट अकाउंट डेफिसिट था। हम डॉलर छाप नहीं सकते और $19 अरब लेने के लिए पूरी दुनिया के आगे हाथ जोड़ते हैं। वही गलती जो 17-18 के अंदर PMLN ने की थी। CPEC के अंदर प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, फाइनेंसिंग आ रही थी, उसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कहना चाहिए एक्साइटमेंट का मुजाहरा करते हुए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किए जो हमें गुरेज करना चाहिए था। साहिवाल का कोल फायर्ड पावर प्रोजेक्ट हम ना भी लगाते तो हमारी ज़िंदगी चल सकती थी, हमने लोगों की ज़िंदगियाँ उससे मुश्किल डाली। लाहौर के अंदर अगर वो रेल वाला प्रोजेक्ट ना भी चलाते तो लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी होती। मुल्तान मेट्रो ना भी चलाते तो काम हमारा चल सकता था। इस्लामाबाद मेट्रो के बगैर भी हमारा काम चल सकता था। तो ये जो 5-7 अरब डॉलर हम बचा सकते थे हमने गंवा दिया। अब इंटरेस्ट जब पैसे वापस करने हैं तो फिर दुनिया पैसे मांगती है, उसको अब हमें अपने वसाइल से जनरेट करना है। PIA हो, स्टील मिल्स हो या आपकी पब्लिक सेक्टर दीगर एंटिटीज़ हो जिसमें सालाना सैकड़ों अरब रुपए हम डुबो रहे हैं, उसको प्राइवेटाइज़ करना पड़ेगा। कोई अकल का कोई ऐसी कोई लॉजिकल रीज़न मेरे पास सामने नज़र नहीं आती, कोई अकली ऐसी तोजी सामने नज़र नहीं आती जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि हम PIA को सालाना सैकड़ों अरब के खसारे के बावजूद चलाते जाएंगे। स्टील मिल्स 200-300 रुपया साल का खा भी जाए तो कोई बात नहीं, बड़ा हमारा ये कौमी असासा है, इसको बचा के रखेंगे। ये बेवकूफ़ी की बातें करते हुए हमने 25-30 साल गुजारे हैं और हमारे पॉलिसी साजों ने ना सिर्फ पार्लिमान के अंदर बैठ के कमज़ोरी दिखाई है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस मसाइल को पैदा करने में रोल अदा किया। स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन में उन्होंने टांग अटकाई, हमारे गले पड़ गई। रेकोडेक के अंदर वो आए, 11 अरब डॉलर की फकी हमें लग गई। कारके के अंदर वो आए, हमें फकी लग गई। तो जो काम एग्जेक्टिव के फैसला लेने के है वो एग्जेक्टिव करे। बॉर्डर की सिक्योरिटी इंश्योर करना फ़ौज का काम, इंश्योर करे कि वहाँ से
कोई क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट इलीगल ना होने पाए। और ये सारों को मिलजुल के पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये तो इकॉनमी की सूरत हाल है। अब थोड़ा पाकिस्तानी सियासत की तरफ भी अगर आ जाएँ तो पाकिस्तानी सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो अचानक कहीं लापता हो जाते हैं, 15-20 रोज़ के बाद बरामद होते हैं, तो फिर वो एक कहानी सुनाते हैं सारे दिन। ये वो एक टेप है जो रट्टा हुआ सबक सुना के तोते की तरह हम थक गए हैं, लेकिन सुनानी पड़ती है। अभी उन्हीं के अंदर सदाकत अब्बासी का इजाफा हुआ है, जो डॉन टीवी के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू 2-4 रोज़ पहले ख़बर आई थी कि रिकॉर्ड करवाया, उनकी इंतज़ामिया ने रोक दिया कि ये बंदा तो हिरासत में था या कहीं गायब था, टीवी पे आके इंटरव्यू कैसे दे दिया उसने, लेकिन अब उन्होंने वो इंटरव्यू चला दिया। उसी के 2 हिस्से मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक में वो कहते हैं कि ये फ़ैसला 9 मई से 5 रोज़ पहले हो गया था कि हमने GHQ या ISI ऑफिस को हिट करना है। दूसरे में वो कहते हैं कि ये सारा मकसद जो था 9 मई का आर्मी चीफ़ की तैनाती को रोकना है। उस्मान डार ने भी इससे मुख्तलिफ बातें नहीं दिखी, और महमूद मौलवी साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उनको किसी ने उठाया नहीं है, लेकिन वो ख़ुद से यही बातें कह रहे थे, तस्दीक कर रहे थे कि उस्मान डार ने जो कुछ कहा है वो सारा कुछ सही कहा है। तो सुनिए आज सदाकत अब्बासी के 4 मई को जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी। एक बात अगर आपको समझ नहीं हो कि 9 मई क्यों हुआ, 9 मई एक बहुत स्या रोज़ है पाकिस्तानी तारीख़ का, दुरुस्त काम नहीं हुआ, लेकिन ये समझना हो कि 9 मई हुआ क्यों था, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि आपका डी चौक में जो 126 रोज़ का धरना था, उसके पीछे कौन से ज़ेन कारफरमा थे और उसका स्क्रिप्ट राइटर कौन था, उसने ये क्यों प्लान किया कि पार्लिमान या PTV स्टेशन को अटैक करना है। जिस दिन हमने वो बात समझ ली तो हमें आइंदा के 9 मई को रोकने के लिए सबक मिल जाएगा। हम अभी तक सिर्फ 9 मई को पकड़ रहे हैं कि 9 मई क्यों हुआ, हम ये नहीं सोच रहे कि वो 126 रोज़ क्यों हुए, फिर फैज़ाबाद का धरना क्यों हुआ। जिस दिन हमने ये सच जान के लोगों को बता दिया कि ये सच्चाई थी, हम तौबा करते हैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। जिन्होंने भी वो स्क्रिप्ट लिखा था, तो आइंदा 9 मई नहीं होगा। एक और चीज़ जो मेरे ख्याल में अभी यहाँ लोगों को बताने की ज़रूरत है कि आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ अगर ये साजिश थी, जो मुझे शक है कि ये साजिश थी, क्योंकि इमरान खान किसी और आर्मी चीफ़ को लगाना चाहते थे, तो जिसको लगाना चाहते थे वो क्या उस वक्त उसका कोई रोल नहीं था। जब 126 रोज़ का धरना 100 चौक में हो रहा था, उस वक्त भी मेरा ख्याल यही है कि उस वक्त जनरल राहील शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश थी। उस वक्त जनरल राहील शरीफ ने इंटेलिजेंटली एक्ट किया और मार्शल लॉ नहीं लगाया, प्राइम मिनिस्टर को गिरफ़्तार नहीं किया, उठा के बाहर नहीं फेंका, इसलिए वो बहरान टल गया और मुल्क आगे चल पड़ा। इस वक्त भी 9 मई को ये मौजूदा आर्मी चीफ़ ने इंटेलिजेंटली एक्ट किया, लेकिन 9 मई से पहले 2 वाक़यात थे जिसमें पूरे हमारे इंटेलिजेंस आउटफिट को, फ़ौज के इदारों को पता था कि PTI वाले किस तरह का रिएक्शन देंगे। एक दिन था 10 अप्रैल 2022 का और दूसरा दिन था 25 मई 2022 का। दोनों दिनों में वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे गए थे और ये डन डील थी कि इस दफ़ा उन्होंने जिस दिन इमरान गिरफ़्तार हुआ उन्होंने जाना ही जाना है। बेवकूफ़ी, गलत सियासी सोच और ये हिकमत अमली ये PTI किया, और उनको उसकी जिन लोगों ने भी ये प्लान किया उनके ऊपर वज़न है और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे जो सफ़र है 2011 से स्टार्ट होकर 2022 तक का या 23 तक का, क्या उसके ऊपर हमें आंखें बंद कर लेनी चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा। सुनिए दूसरा शॉट सदाकत अब्बासी क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से एक मार्शल्ला लगाना किसी आमिर का गैर आइनी है और गैर कानूनी है, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसी तरीके से फ़ौजी आप अमारात के अंदर या GHQ को अटैक कर दें और लोगों को इश्ताल दिलाएं कि फ़ौज से ही लड़ पड़े, तो ये पाकिस्तान की खिदमत तो नहीं हो सकती, दुश्मनी हो सकती है। तो बहुत मेरे ख्याल में कम अकली का मुजाहरा किया गया, दुरुस्त फ़ैसला नहीं किया गया। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरकत शफीक साहब हैं, मारूफ माहिर कानून है, PMLN से अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ हैं, और सेनेटर JUI से हमारे साथ हैं कामरान मुर्तज़ा साहब। सबको खुश आमदीद कहूँगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप लीगल मामला के एक्सपर्ट हैं, एक चीज़ फरमाइएगा, नवाज़ शरीफ की वापसी के ऊपर बहुत बहस है और 2 राय खुल के सामने आती हैं। एक राय ये है कि वो एक कैदी की हैसियत से वापस आएंगे, आते ही उन्हें जेल जाना पड़ेगा। दूसरी राय PMLN की है, जो ये कहते हैं कि उनको हिफाजती ज़मानत मिल जाएगी, जो आज तक की तारीख़ में पाकिस्तान की 76 सालों में कोई एक भी नज़ीर नहीं है कि किसी को इस बुनियाद के ऊपर प्री अरेस्ट बेल या प्रोटेक्टिव बेल मिल गई हो कि जो ऑलरेडी कन्विक्टेड शख्स हो। अब मैं आपकी ज़बानी समझना चाहता हूँ कि नवाज़ शरीफ की हैसियत अगर वो 21 अक्टूबर को वापस आते हैं तो क्या एक कैदी की होगी, आते ही जेल जाएंगे, या उन्हें प्रोटेक्टिव बेल की सहूलत हासिल होगी? देखिए, एक बात समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। कानून में भी और शायद जहाँ पे कोई चीज़ ममानियत नहीं होती तो वहाँ वो परमिसेबल होता है। तो यहाँ पे एक शख्स जो कि जिसको बेल
ग्रांट हुई थी, या चलिए कहें कि बेल पे अगर वो पार्टली नहीं भी थे तो इनलार्ज थे, कस्टडी में नहीं थे, उनको बाहर भिजवाया गया, तो क्या वो जब वो वापस आए तो क्या प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? इसमें ये एक मिसकंसेप्शन है कि कहीं पे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमने ख़ुद कई दफ़ा ऐसे किया है कि जहाँ पे उसमें आम तौर पे ये हुआ करता था कि 10 एज से पहले जहाँ पे एब्सेंशिया में सज़ाएँ हुआ करती थी वहाँ सरेंडर करवाया करते थे और साथ ही प्रोटेक्शन ले लिया करते थे और बंदा कस्टडी में नहीं जाता था। इसके कई केस हैं, रिपोर्टेड शायद ना हो, मगर बहरहाल मैं उसमें ख़ुद भी ऐसे कई केसेस में पेश हुआ हूँ। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के केसेस हैं जहाँ पे हमने प्रोटेक्शन ली और उसमें कह दिया गया कि जी इसको गिरफ्तार न किया जाए, और देन जो नवाज शरीफ को इन एब्सेंशिया सज़ा हुई थी या वो तो हिरासत में थे उस वक्त, इलाज की घर से गए? नहीं, मैं असूल की एक बात समझा रहा हूँ कि असूल ये है कि वो भी कन्विक्टेड थे ना, इन एब्सेंशिया सज़ा हो जाती थी और कन्विक्शन होती थी, और कन्विक्शन को हम चैलेंज करते थे पिटिशंस फाइल करके, अपीलें फाइल करके, और उसमें उस कन्विक्शन को वो सस्पेंड कर दिया करते थे। हाँ, मैं नहीं समझा आपकी बात, मैं शायद अपनी बात नहीं समझा पा रहा हूँ। अगर किसी को पनिश मिले तो वो और हैसियत होगी, लेकिन अगर सजा हो चुकी हो और जेल में गुजार रहे हैं और हेल्थ बुनियादों पे बैठ गए तो एक इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन होगी। नहीं, यहाँ पे इनलार्ज हो गए ना, कस्टडी से बाहर आ गए। जब कस्टडी से बाहर आ गए, इसको मैंने आपको कहा कि एक और चीज़ के साथ मिलाइए कि जहाँ पे किसी चीज़ की ममानियत ना हो, क्या ऐसी कोई ममानियत है कानून में कि एक शख्स अगर कन्विक्ट है और वो इनलार्ज हो गया है किसी भी वजह से, और उसके बाद आके दोबारा सरेंडर करे और उसको जो है ना वो बेल ना मिले? ये देना या ना देना वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या होगा, ये मुझे नहीं पता, ये गैब का इल्म है, अल्लाह जानता है, या उसके बाद जिस कोर्ट के पास मामला आएगा वो जानती होगी। मगर जो है ना ये परमिजेबल, मेरे ख्याल के मुताबिक ये परमिजेबल है। जो प्रिंसिपल मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एक पहली बात कि उसमें कोई ऐसी मुमानियत नहीं है, दूसरी बात ये ऐसा होता रहा है गो कि उसमें थोड़ा सा फ़र्क जो आपने पॉइंट आउट किया है कि उसमें इन एब्सेंशिया थी मगर कन्विक्शन थी, और उसमें जो ना वो उन कन्विक्शंस को उन्होंने उसमें प्रोटेक्शन दी और बेल ग्रांट। नवाज शरीफ जैसे केस की कोई हमारी पूरी तारीख में कोई एक भी नज़ीर मौजूद नहीं है। यहाँ मेरा थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ मौजूद है। बहरहाल ये अदालत की स्वाबदीद है। अज़मा बीबी, आपकी तरफ आऊँगा। आप लोगों के कॉर्नर मीटिंग चल रही थी और जलसों का प्रोग्राम था, कुछ उसमें तब्दीली हुई, क्या वजह है उसकी? शुक्रिया मलिक साहब। पहले मैं जो है वो थोड़ा सा आपका जो सवाल था जो आपने सेनेटर साहब से किया, मैं उसमें थोड़ी सी अपनी इनपुट भी देना चाहती हूँ। पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि क्या इसकी भी कोई नज़ीर है कि एक केस ऐसा हो जिसके ऊपर जो है वो बेटे से ख्याली तनख्वाह लेने पर एक 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया जाए, उनके खिलाफ एक जो है ट्रायल शुरू करा दिया जाए, उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग जज लगा दिया जाए। जी तो सर इसकी भी तो कोई नज़ीर नहीं है ना। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। ये भी इसकी भी तो कोई नज़ीर नहीं थी ना, और फिर ये भी नज़ीर नहीं है कि जज जो है उसका इतराफ़ी बयान मौजूद हो कि जो है मैंने ये सज़ा मुझसे दिलवाई गई और वो उस जज को निकाल दिया गया हो, ये कह कर कि ये कलंक का टीका है अदलिया के माथे के ऊपर, और लेकिन यह है कि उसका फ़ैसला आज तक एग्जिस्ट करता हो, इसकी भी नज़ीर नहीं है। और नहीं, ये नज़ीर होनी भी नहीं चाहिए। अल्लाह ना करे पाकिस्तान पे कभी ये दोबारा दिन आए कि आप जो है वो एक शख्स को राह से हटाने के लिए किसी भी हद तक जो है वो चले जाएं, और उस फैसले के ऊपर आप नवाज शरीफ साहब को जो है वो अभी भी जो है उसके ऊपर उनको इंसाफ मांगना चाहिए। क्या अदलिया को अपने फैसलों को रिव्यू करने का इख्तियार उनके पास नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये फैसला जो है जिस तरह से ये लिया गया, क्या ये अदलिया के चेहरे पे के माथे पर कलंक नहीं है? बिल्कुल है। क्या इस फैसले को जो है इसके होते हुए एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसके खिलाफ अब तो उनके अपने लोग, देखिए इमरान खान साहब ने, अगर आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो पिटीशन जमा कराई जिसके अंदर जो है वो उन्होंने अपने बारे में खैर पिटीशन थी, लेकिन उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट ने सजा दिलाई थी, नवाज शरीफ को मेरा कसूर नहीं है। उनके बहुत सारे वो, अब तो खैर जब उनकी लड़ाई हुई बाजवा साहब से, उन्होंने उसको बाजवा साहब भी कह चुके हैं, इमरान खान भी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ को जो है वो सजा दी गई, तो ये सजा कानून के मुताबिक नहीं थी मलिक साहब। इसलिए इसके ऊपर अगर नवाज शरीफ साहब जो है फिर भी अज़मा बीबी, मैं आपको 100% सपोर्ट करूंगा इस नुक्ते के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से नवाज शरीफ को नाहल किया और जज अरशद मलिक की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, जो वीडियो टेप थी, और जिस तरीके से उसको एक 30 साल पुरानी वीडियो पे ब्लैकमेल किया गया, मैं 100% इस चीज़ का हामी हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का एक फुल कोर्ट बैठ जाए और इस सारे मामले में देखे
कि आसिफ सईद खोसा का, साकिब निसार का या उन जजेस का जिनको मॉनिटरिंग की ड्यूटी थी उनका क्या रोल था, और इसके ऊपर इंसाफ करे। ये ज़रूरी है क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक दफ़ा कानून को तोड़ा गया तो दूसरी दफ़ा भी तोड़ा जाए। दुरुस्त राह से चीज़ों को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं उस चीज़ का हामी हूँ। मैं आपको सपोर्ट करता हूँ कि ये जज अरशद मलिक वाली कहानी पे इंसाफ होना चाहिए। नहीं, लेकिन फैसला वही है ना जी। आप गुजारिश मेरी ये है, मुकदमा यही, उनके पास मुकदमा क्या था? उनके पास मुकदमा और ये सज़ा जो है वो अरशद मलिक के उसी केस की है ना, जिसकी वीडियो मौजूद है। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि एक जब आप मान रहे हैं एक तरफ के साजिश हुई, आप मान रहे हैं, आप मेरे साथ कंसीड कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि गलत सज़ा दी गई, तो उसके बाद वो मुल्क में वापस आ रहे हैं। एक तो मैं आपको बात क्लियर कर दूँ, मियां नवाज शरीफ साहब अपनी सज़ा सुन के मुल्क में वापस आ गए थे। उनको सज़ा सुना दी गई थी और उसके बाद जो है वो मुल्क में वापस आ गए थे और आकर जो है वो जेल चले गए थे। जेल उनके लिए नई नहीं है। आप लोगों की जो कॉर्नर मीटिंग और जलसों का जो प्लान है उसके साथ क्या हुआ? जी नहीं, उसके साथ कुछ नहीं हुआ जी। उसके साथ गुजारिश ये है कि अभी ये अंडर प्रोसेस है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो मुख्तलिफ हल्के हैं उसके अंदर अब एक रेस और दौड़ है और हर MPA और MNA का ये मुतालबा है कि उनके हल्के के अंदर जो है वो जलसे किए जाएं। और इन जलसों को अगर जो है वो अगर हम मैनेज करने लगें तो जो 21 अक्टूबर की जो हमारा एक मेन जलसा है उसकी तैयारियों पे फर्क पड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि ये एक लेकिन लोगों का ख्याल ये है कि शाहदरा में और लाहौर के अंदर जो कॉर्नर मीटिंग के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद ये दबाव पड़ा है पार्टी के ऊपर कि ना करें क्योंकि वहाँ प्रेजेंस ना होने के बराबर थी लोगों की। नहीं, आपने ठोकर नहीं, वो तो शाहदरा के बाद फिर ठोकर न्याज बेग का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ ना मालिक साहब, वो भी तो आपने देखा है। तो ये बात एक शाहदरा का वो जलसा आपको जो है उसके ऊपर वो एक देखिए, एक तो वो जलसा हमारा एक ही है, मैं बार बार गुजारिश कर रही हूँ, जलसा हमारा एक ही है जो 21 अक्टूबर को होगा। बाकी अवामी राब्ता मुहिम है, हमारे MPs MNAs हैं, हमारे लीडर्स हैं, वो हर जगह पर जा रहे हैं जी। पार्टी के अंदर कुछ एक ख्याल है अभी इसके बारे में फाइनल फैसला नहीं हुआ, लेकिन एक राय जरूर मौजूद है कि हमें अपनी सारी तवन्नाइयां जो है वो 21 अक्टूबर के लिए सर्व करनी चाहिए। अब ये भी एक वो होता है कि लोग जो है जो अपने जलसे करा लेंगे वो मुतमईन हो जाएंगे कि हमने अपना काम कर लिया है। सो हमारा फोकस 21 अक्टूबर का जलसा है जी। दुरुस्त है। इमरान शफीक साहब, आपको मैं 2 बयान सुनाना चाहूँगा मौलाना फजल रहमान के, उनसे आपकी राय ले लें फिर आगे प्रोग्राम को चलाते हैं। आज से चंद रोज़ पहले एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि पहले मईशत और फिर इंतखाबात। पाकिस्तान में आम तौर पर जब इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात को मौखर कराना चाहती है तो वो 2 चीज़ें लगते हैं। एक कहते हैं पहले एहतसाब फिर इंतखाब, ये बड़ा पॉपुलर है, इस वक्त भी वो चल रहा है साथ साथ, पहले एहतसाब और फिर इंतखाब। और दूसरा है पहले मईशत और फिर इंतखाब। तो मौलाना साहब का पुराना स्टेटमेंट आपको सुनाऊंगा कि जिसमें वो कहते हैं पहले मईशत को बचा लें फिर इंतखाबात की तरफ जाएंगे। दिखाइएगा जी। इलेक्शन इशू नहीं है बल्कि ये एक आम आदमी तक की जिम्मेदारी है, सियासतदानों की, फौज की भी, ब्यूरोक्रेसी की भी, एस्टेब्लिशमेंट की भी, कि किस तरह मुल्क को अब बरकरार रखा जा सकता है। क्योंकि मईशत अगर तबाह होती है तो फिर मुल्क जो है वो फिर अपने वजूद को बैठते हैं। आज उन्होंने उसकी वजाहत भी जारी की है, वजाहती बयान भी दिखा दीजिए। ऐसे हालात बन रहे हैं कि जैसे कोई उम्मीदवार शायद इंतखाबी कैंपेन भी न चला सके। जब मैं ये बात करता हूँ तो लोग कहते हैं ये इलेक्शन मुलतवी करा रहा है। इलेक्शन नहीं मुलतवी करा रहा है, काहे है ये, इसको समझना चाहिए, हुकूमत समझना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को समझना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को समझना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को समझना चाहिए। इमरान शफीक साहब, ये बयानात के पीछे मेन आपको जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या नज़र आता है? क्यों नज़र आता है? क्योंकि मुझे तो एक ही नज़र आता है कि ये पैगाम रुसानी वाला नहीं होता, आप देखते हैं टेस्ट दी वाटर्स, कुछ थ्रो करते हैं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। मलिक साहब, कानून के तालिब इल्म के तौर पर और थोड़ी बहुत सियासी उसकी बुनियाद पर मैं बुनियादी तौर पर यह समझता हूँ कि मौलाना साहब ने इस बात का इकरार किया है। अगर वो ये कहते हैं ना कि पहले मईशत ठीक हो जाए फिर इंतखाबात हों, तो इसका मतलब है वो ये कहना ये चाहते हैं कि सियासतदान जिन्हें अवाम मुंतखब करके भेजेंगे वो मईशत ठीक करने की अहलियत नहीं रखते। और 16 माह में इनकी हुकूमत भी नहीं कर सकी, और इनके 16 माह में इनकी हुकूमत भी नहीं कर, इसलिए इनकी तरफ से ये नाअहली का और इस बात का इतराफ़ है जो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि सियासतदान नालायक हैं और पाकिस्तान को तबाही के दाने पर पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। तो जब मौलाना साहब ये खुद बैठ के जब ये इनके मुंह से भी निकलेगा कि पहले मईशत ठीक हो जाए, इसका मतलब है नॉन इलेक्टेड लोग ये चाहते हैं कि वो हुकूमत वोट मईशत को ठीक कर दें, उसके बाद फिर इनकी क्या ज़रूरत रह जाएगी। यानी क्राइसिस जब ख़त्म हो जाएगा
मईशत ठीक हो जाएगी। एक तो ये बुनियादी तौर पर बिल्कुल गैर आइनी बात है, यानी इसका मतलब यह है कि एक ये शख्स वो बात कर सकता है जो दस्तूर पर और जमहूरियत पर, इन दोनों चीज़ों पर उसका एतकाद नहीं है। वो बिलीव नहीं करता कि अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा है, वो इन बातों को नहीं मानता। तो इसका मतलब ये है कि मौलाना साहब दो बातों का एतराफ़ कर रहे हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि आइनी तरीक़ाकार के मुताबिक, जो आइन ने तरीक़ाकार तय किया है, इस तरीक़ाकार के मुताबिक जो है वो मुल्क में मईशत बेहतर नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जो सियासतदान है वो मईशत बेहतर नहीं कर सकते, ना 16 माह में कर सके ना आइंदा कर सकेंगे, इसलिए पहले ये मुल्क बचा लें, पहले मुल्क बचा लें, तो फिर इसके बाद इंतखाबात की तरफ जाते हैं। वो जब क्राइसिस से वो लोग निकाल देंगे तो आपकी क्या जरूरत रह जाएगी? आप क्या बाद में खाने के लिए आएंगे, दोबारा से अपने करप्शन करने के लिए आएंगे? आपको किस काम के लिए लाया जाए? आपको तो इसी काम के लिए आप अवाम के पास जाते हो। आपके ख्याल में मौलाना ने यह बयान फिर क्यों जारी किया? उसके पीछे क्या कोई इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम देना मकसद था या क्या था? देखिए 16 माह में तो ये बात साबित हो गया है कि ये जो एक बयानिया था ना, ये उस्मा बुखारी साहब अभी बात कर रही थी, बाकी लोग भी, कि ये जो वोट को इज्जत दो, ये हमारे यहाँ ये कोई सियासतदानों का ये बयानिया शनिया कोई नहीं है। उनका बयानिया बुनियादी तौर पर यह है कि हमें इक़्तिदार में आना चाहिए, और इक़्तिदार में आने के लिए हमारे कोई इखलाकी असूल नहीं है। इखलाकी असूल हमारे सिर्फ उस वक्त तक हैं जब तक हम जेल में हैं, जब तक जेल में हैं उस वक्त तक हमारे यहाँ इखलाकी असूल हैं। उस वक्त हम बात करेंगे कि मुल्क में आइन होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जो ही हम किसी इक़्तिदार में होंगे या इक़्तिदार हासिल करने की किसी लाइन में होंगे तो उस वक्त हमारे कोई इखलाकी असूल नहीं है। फिर हम मुक्का लहरा कर भी कहेंगे और वैसे भी कहेंगे मैं फ़लाँ का AC भी बंद कर दूंगा, मैं जो है वो उनकी सहूलियात भी ख़त्म कर दूंगा। फिर आप जैली केसों के साथ भी खड़े होंगे। अब ये जितने केसेस आपने जिक्र किया, जिनका आपने कहा कि ये केसेस मैं मानता हूँ ज़्यादती हुई है, तो इन ज़्यादतियों के साथ भी तो पाकिस्तान में बड़े बड़े सियासतदान खड़े थे, इमरान खान साहब खड़े थे, और आज वो जेलों में हैं। आज वो जेलों में, आज दूसरे खुश हैं, आज वो खुश हैं। तो इसका मतलब यह है कि उसूलों के साथ आप नहीं खड़े, आइन के साथ आप नहीं खड़े, जमहूरियत आपको पसंद नहीं है। आप तो ये बुनियादी तौर पर आपका कहना यह है कि ये एक गैर जमहूरी सोच का आकाश है मौलाना का बयान? बिल्कुल बिल्कुल। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापसी पे कामरान आपसे इसका जवाब लूँगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, मौलाना फजलुर रहमान का बयान ना सिर्फ गैर जमहूरी सोच का आकाश है बल्कि उनके सियासी मुखालफिन का ख्याल यह है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने ये बयान दिया है कि इंतखाबात मौखर हो जाए। आपका रद्द-ए-अमल? मुखालफिन जो है वो जो दिल उनका चाहे कहें। बात यह है कि मुखालफिन ये भी तो कहा करते थे कभी कि असम्बली में मुझे मेंबर जो है वो कोई और पूरे करके देता है, आर्मी चीफ कौम का वालिद होता है, मेरा तो कोई इख्तियार ही नहीं था, तो इख्तियार किसी और का था। वो सच बोलते थे, नंबर कोई और ही पूरे करता था, झूठ नहीं थे बोलते। झूठ नहीं बोलते थे। तो ये इसमें ये भी सच है। इस पूरे बयान को उसके सियाक व सबाक के साथ ज़रा देखिएगा। आज का स्टेटमेंट मैंने ख़ुद सुना है, तो आज की स्टेटमेंट पे कि शहबाज जैसा आदमी जो कि बात सलाहियत है, वो सलाहियतों के बावजूद जो है ना वो मामला ठीक नहीं कर पाया। इसका मतलब ये कि वो उससे पहले वाले जो अरसा था उसका एहसास दिला रहे थे। तो पूरे सियाक व सबाब के साथ देखिएगा। ये कोई यहाँ पे कोई इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी नहीं हो रही। अब फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने बात की कि वो इलेक्शन के मौसम के हवाले से कि जी मौसम में जो है ना वो फ़लाँ मौसम में इलेक्शन नहीं हो सकते। मौलाना ने तो बात की थी, PTI ने तो इलेक्शन पिटीशन फाइल की थी एबटाबाद बेंच में पेशावर हाई कोर्ट के, और वो कहा था कि मार्च में इलेक्शन नहीं हो सकते मौसम के हवाले से। सर तो आप अपने बयान को PTI के बयानात के साथ जस्टिफाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हालांकि मौलाना का बयान जस्टिफाई नहीं कर रहा। पहले मईशत ठीक हो जाए फिर इंतखाबात की बात करेंगे। ये तो गैर आईनी आप बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इंतखाबात की जो प्रोविजन है उसके मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए। जी बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, और यही कहा जा रहा है। आप सारे बयानात को मिला लीजिए ना। मौलाना का एक स्टेटमेंट उसमें जो है ना वो निकाल के बीच में ना करिए। हैदरी साहब के स्टेटमेंट को निकालिए, हैदरी साहब का स्टेटमेंट, और हम सारे गए थे इलेक्शन कमीशन के, जी इलेक्शन को जो है ना आप 90 दिन के अंदर अंदर रखिए। नहीं किया, 90 दिन से नज़दीक रखिए। मौलाना ने क्या ये कहा? सर आप कैसे कह सकते हैं? ये आपकी जमात हिस्सेदार थी इंतखाबात को डिले करवाने में, 90 रोज़ से ऊपर ले जाने में, क्योंकि आपने एक हफ़्ता पहले जो सेंसस के रिज़ल्ट थे उनको ऑफिशियली गज़ट नोटिफिकेशन किया, जिसके बाद हल्का बंदियों की पाबंदी लग गई। अच्छा, अब आप कहीं 90 रोज़ में इंतखाबात हो जाए तो ये बात दुरुस्त नहीं है। आप लोग बुनियाद रख के गए थे शहबाज शरीफ साहब और इत्तेहादी जमातें।
इत्तेहादी जमातें सारी उसमें शामिल नहीं थी। ज़रा देख लीजिएगा 154 के तहत जो नोटिफिकेशन होता है इसका CCI का, कि उसमें कौन कौन सी पार्टी शामिल थी। उसमें 2 पार्टीज़ के लोग थे, बाकी तो 2 उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि केयर टेकर्स थे, और 2 जो है ना वो इलेक्टेड वज़रा आला थे। बाकी आप उसमें देख लीजिएगा JUI का कोई नुमाइंदा नहीं था उसमें। और अगर उसमें JUI के ऊपर जो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड पार्ट ऑफ द कैबिनेट, ये एक्सक्यूज दुरुस्त नहीं है। हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट थे, हम पार्ट ऑफ द कैबिनेट थे, मगर क्या इसमें कैबिनेट में इसके हवाले से कोई डिसीजन लिया गया था? क्या ये इंडिपेंडेंट फोरम नहीं था? ये जब आपने CCI की तरफ गए उससे पहले कैबिनेट ने इसको ओके किया? नहीं, उसके कोई ऐसे कोई मिनट्स मौजूद नहीं है जिसमें उसमें कैबिनेट ने इसको ओके किया हो। फिर कैबिनेट को ओके करवा के आप ब्लेम शिफ्ट करके आपकी जमात सिर्फ इसके ऊपर सियासत कर रही है। बिल्कुल नहीं कर रहे। नहीं, इस बिल्कुल कतन सियासत नहीं कर रहे, कतन सियासत नहीं कर रहे। उसको वो गलत है, उसको गलत को गलत भी कह रहे हैं, मगर उसमें 2 रोज वाली हेयरिंग में JUI डिले करवाने के लिए गई थी। वो गए थे कि फुल कोड बना दे वरना आप हेयरिंग ना करें। उसका उस वक्त फुल कोड का जो बहाना था वो तो चीफ जस्टिस की ईगो थी जो वो फुल कोड नहीं बना रहे थे। JUI चाहती थी कि फुल कोड वो 63A वाली वो ये सारे तो इसलिए गए थे कि 63A वाली जजमेंट सुन तो लीजिए ना, 90 दिन में इंतखाबात करने की 63A वाली जजमेंट क्या दस्तूर के, सुन तो लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए। 63A वाली जजमेंट से ये मामला शुरू होता है 90 दिन वाला। 63A वाली जजमेंट क्या दस्तूर के मुताबिक थी? उसके नतीजे में एक गवर्नमेंट गई थी, दस्तूर के मुताबिक गई थी। उसके नतीजे सुन लीजिए ना, फिर उसके नतीजे में एक नई गवर्नमेंट आई थी, वो दस्तूर के मुताबिक थी। रिव्यू करना चाहिए था, मगर ये 90 दिन वाला मामला पैदा हुआ, जो 2 असम्बलियों के टूटने का मामला पैदा हुआ, ये 63A से शुरू हुआ था, उसका रास्ता बनाया गया था। जरा सुन लीजिए और सोच लीजिए इसके ऊपर कि कहाँ से बात शुरू हुई थी, कहाँ पे जाके बात ख़त्म हुई है। ये उसके लिए रास्ता बनाते बनाते फिर आगे 90 दिन पे लाए थे कि 2 ऐसे सूबों की जहाँ पे जो है ना वो मेजॉरिटी फिर बनाई जा सके किसी तरीके से, उसको उधर तक मामला पहुँचाया जा सके। वो फैसला गलत है, किसी ने आज उस फैसले को उसके बाद रिव्यू के लिए कहा कि का रिव्यू जो ना वो पहले उठाया जाना चाहिए था, उसको कम से कम आइंदा के लिए ठीक हो जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू तो है, देखते हैं उठाते कब है। अज़मा बीबी से पूछ लें। अज़मा बीबी, जो आपकी जमात की सुनने में ये आया है कि नवाज शरीफ वापस आने के बाद इस मामले को टेकअप करेंगे और टाइमली इलेक्शंस के लिए बात करेंगे या नारा लगाएंगे कि वक्त पे इंतखाबात होने चाहिए, इंतखाबात ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, JUI से एक उलट पोजीशन इख्तियार करेंगे पब्लिक के सामने। क्या कुछ ऐसी सोच ही मौजूद है आपकी जमात के अंदर कि एक पब्लिक पोजीशन इख्तियार करेंगे कि वक्त पे इंतखाबात हो? मलिक साहब, हमने हमेशा पब्लिक पोजीशन यही ली है कि वक्त पर इंतखाबात हों। हमारी जो डेलीगेशन गई थी इलेक्शन कमीशन को मिलने के लिए, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर ही हल्का बंदियाँ जो 14 दिसंबर को फाइनल होनी थी, वो 30 दिसंबर को जो है फाइनल के जो है वो उसका बाद में नोटिफिकेशन हुआ कि हमने कहा इसको जल्दी कर लीजिए, वोटर लिस्टों को इसके साथ ही शुरू कर लें ताकि मज़ीद टाइम जो है वो ज़ाया ना हो और हम एज़ अर्लीस्ट एज़ पॉसिबल जो है वो इलेक्शंस के अंदर जा सके। सो इसलिए हमारी पोजीशन पहले दिन से बहुत क्लियर है कि ये भी मरदमशुमारी जो है और ये भी 2017 की जो 2018 के इलेक्शंस के बाद जो सारा एक फसाद क्रिएट हुआ था, MQM को एतराज़ था, मुख्तलिफ और पार्टियों को एतराज़ था, उसके बाद पिछली इमरान खान की हुकूमत ने ही इस अपनी जो है वो CCI के अंदर मरदमशुमारी का हुक्म दिया था और मरदमशुमारी होनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। फिर यह है कि अगर सीटें चेंज नहीं भी हो रही, अगर सीटें एज इट इज़ रह भी रही हैं तो कम से कम बाउंड्रीज चेंज हो रही हैं। पंजाब के अंदर मैं बहुत सारी आपको एग्जांपल दे सकती हूँ जिसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनमें से किसी एक आधे की सीट कम हो रही है, दूसरे की सीट बढ़ रही है जाके, और जो नए वोटर ऐड हुए हैं इस सेंसस के बाद उनका भी ये राइट है कि उनको वो वोट डालने के लिए जो है वो मौका दिया जाए। सो उसमें एक आधा महीना आगे पीछे हो जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट इस प्रोसेस को 30 नवंबर को कंप्लीट हो जाना चाहिए और 30 नवंबर तक जो है स्केड्यूल आ जाना चाहिए। इसको रोकता नहीं है, वोट तो रजिस्टर हो जाता है, जो 18 साल का होता है उसका वोट रजिस्टर हो जाता है, वो इससे रुकता नहीं है जी। उसको वोट उसको नहीं, वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जो हल्का बंदियां हैं, जो नए जहां पर नए वोटर्स ऐड हुए हैं, क्या ये बुनियाद तो आप लोगों ने रखी कि एक हफ्ता पहले आपने रिजल्ट्स नोटिफाई किए। कामरान मुर्तज़ा साहब ने बात दुरुस्त कही है कि आपने एक हफ्ता पहले आपने और पीपल्स पार्टी ने ये रास्ता निकाला। आप ये काम 2 महीने पहले कर सकते थे तो इंतखाबात नवंबर में हो जाने थे, अब वो नवंबर में नहीं हो सकते। मतलब बुनियाद आप रखे गए। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर दिस डिले।
वो ठीक है जी, आप वो हम तो हर एक जो गुनाह हमने नहीं भी किए होते हैं हम तो वो भी फेस करते हैं और करते रहेंगे, हमें ये मुल्क हमारा है, सो इसके लिए हमें करने में कोई इतराज़ नहीं। लेकिन ये बात आपकी नॉलेज में होगी मलिक साहब कि 3 दफ़ा मरदम जो शुमारी है उसको उसकी 3 दफ़ा एक्सटेंशंस ली गई पीपल्स पार्टी और MQM के झगड़े की वजह से, और सिंध के अंदर ख़ासतौर पर कराची के हवाले से उनके एतराज़ात थे और उसकी वजह से ये डिले हुआ और 3 दफ़ा की एक्सटेंशंस के बाद जो है ये टाइम जो है वो यहाँ तक आया। सो इसलिए इन तमाम चीज़ों को जो फैक्चुअल पोजीशन है उसको बराए मेहरबानी ज़रूर नज़रअंदाज ना कीजिए। अच्छा जनाब इमरान शफीक साहब, अब आप थोड़ा सा एनालिसिस दीजिए हमें। पीपल्स पार्टी भी कहती है 90 रोज़, JUI भी कहती है 90 रोज़, अज़मा बीबी ने कहा हम भी चाहते हैं कि वक्त पे हो जाए, खुद एक हफ़्ता पहले रिजल्ट नोटिफाई करके गए हैं। तो ये अब क्या करें लोगों को, वो कहते हैं ना आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंक रहेंगे, वक्त पे इंतखाबात होने चाहिए, हालांकि खुद डिले की बुनियाद रखी। उन्होंने क्या दी है, उज़मा बुखारी साहब ने आधा जुमला बोला है, उन्होंने कहा जो गुनाह हमने नहीं किए वो तो हमारे सर पर डाल दिए जाते हैं, मैं उसको मुकम्मल कर, लेकिन ये गुनाह तो उन्होंने किया हुआ है और ये कैसे कबूल कर लें। तो इनको ये अलाउंस दिया जाए जो गुनाह इन्होंने नहीं किए थे वो उनके जिम्मे डाले गए हैं, तो इनको ये अलाउंस दे दें कि ये गुनाह इन्होंने किया इसलिए इसको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन मसला ये है कि बहरहाल आइन तो इस पर बिल्कुल क्लियर है और इन सब का स्टांस भी यही है कि हम आइन के पाबंद हैं, आइन के, और ये तो इमरान खान साहब के खिलाफ बात भी यही करते थे। वैसे जब आप देखें तो नो कॉन्फिडेंस की मोशन आई थी तो उस वक्त पाकिस्तान में जो आइन के बारे में एक वो उठा था ना अपोजिशन में कि जनाब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो सबोटाज किया है इमरान खान साहब ने, उस पर आइन पे उन पर गद्दारी का आर्टिकल 6 लगना चाहिए और सारी चीज़ें लगना चाहिए। उस वक्त पाकिस्तान में एक पूरी मूव चली कि आइन जो है वो उस पर अमल दरामद होना चाहिए, तो और यही पार्टियां थी जो लगा रही थी। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद अब पाकिस्तान में जो ये जब हुकूमत में आ गई है नो कॉन्फिडेंस के बाद तो अब ये आइन की अमलदारी होगी। लेकिन मलिक साहब जिस तरीके से इन्होंने कानून साजी की है आखिरी महीने में, आप इन्होंने जिस तरीके से कानून साजी को बुलडोज किया है, आप उस पूरे अमल को ही देख लें और आखिर में जाके सदर साहब ने बहुत से कवानीन को छोड़ दिया और ये जो कवानीन लेकर आए थे, जो कवानीन लेकर आए थे जिसमें इन्होंने अरेस्ट के लिए जो चीज़ें मुतारिफ करवा दी थी कानून में, अरेस्ट करना, लोगों के घरों में जो है वो सीजर के लिए आपको जाना, हाउस तलाशी के लिए जाना, ये जो काम इन्होंने किए थे उसके बाद तो मैं तो डर गया हूँ इन लोगों से कि ये लोग आइन और कानून का इनके अंदर कोई जो इंसानी हकूक़ है बुनियादी, जो एक ये इसकी कदर करने वाले लोग नहीं हैं। यानी ये इस हद तक, ये भी सारे आखिरी दिनों में 2-2 घंटे में 30-30 कानून पास करके, इनकी अपनी पार्टी के लोगों में अंदर जाके वो जब पार्लियामान में गया, वो कानून बन के गया, इनकी हुकूमतों ने बना के वो भेजे, कैबिनेट से मंजूर होके पार्लियामान में पहुंचे, तो पार्लियामान में इनकी अपनी पार्टी के लोग खड़े हो गए कि ये क्या कानून बना रहे हैं, कल हमारे ऊपर मुसीबत। मेरे ख्याल है उसमें कामरान मुर्तज़ा साहब को शाबाश देनी चाहिए, 2-3 लोग ही थे, सेनेटर मुश्ताक साहब थे, उन्होंने वो किया, सारे कवानीन को जो है अपोज किया था, उसमें सबको अपोज किया था और इसमें इलेक्शन एक्ट में 230 वाली उसको अपोज किया था, आर्मी एक्ट को अपोज किया था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को अपोज किया था, एक कानून इन्होंने विड्रॉ कर लिया बाद में उसको अपोज किया था, सबको अपोज किया था और पार्टी के अंदर होते हुए अपोज किया। सर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और मिलिट्री एक्ट की अमेंडमेंट थी वो गो थ्रू हो गई, सदर साहब ने भी दस्तखत करके सारा कुछ कर दिया, बाद में उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था चला, मेरा स्टाफ किसी और से मिला हुआ था। उसमें एक और मजे की बात बताऊं, उसमें मलिक साहब एक और जी उसमें एक और मज़े की बात बताऊं, जिस वक्त ये दोनों कवानीन आए तो PTI के दोस्त सारे जो थे वो निकल गए इस सेनेट में इस बहाने से कि ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारी ख्वातीन को कुछ कहा है और इस तरह से उनको रास्ता दिया गया। ये भी एक तारीख का हिस्सा है, ज़रा इसका क्लिप देख लीजिएगा। आप कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने जानबूझ के प्रोटेस्ट किया ताकि कानून पास हो जाए? नहीं, ख्वाजा साहब ने कुछ दिन पहले कौमी असम्बली में ख्वातीन की, कौमी असम्बली नहीं बल्कि जॉइंट सिटिंग में कोई बात की थी, उसको बहाना बना के 2-4-5 दिन के बाद जो है ना वो सेनेट से निकल गए कि जी ख्वाजा आसिफ ने चूँकि ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ सेनेट में, तो हम जो है ना नहीं बैठते और नहीं बैठते इस तरह से अब्सटेन करके हम अपोज कर रहे थे। कौन निकल गए और इस तरह से ये रास्ता दिया गया। कौन निकल गया? सारे निकल गए थे, आप जरा देखिए। PTI वाले, यस PTI वालों ने तो खुद पास करवाया। PTI वाले चाहते तो उस दिन वो अक्सरियत में थे, सेनेट में इस बिल को रुकवा सकते थे जी। उस दिन अगर वो चाहते तो ये पास ना होता, वो निकल गए, बहाने से निकल गए। हम अपोज करते रहे, मैं था उसमें, रजा रबानी थे और 1-2 दोस्त थे, हम अपोज करते रहे और ये निकल गए और इस तरह से जो ना वो आसान हो गया पास करना। ये बात आपकी दुरुस्त है
ये बात आपकी दुरुस्त है। मेरे ख्याल में उन सेनेटर्स की भी जल्दी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे कि 9 मई से पहले इमरान खान ने एक मीटिंग में GHQ पे हमले का हुक्म दिया था। वो सारे वही सेनेटर्स वाला ग्रुप मुझे लगता है उसी टाइप का ही है। मैं उनके बारे में नहीं कहता, मेरे बहुत दोस्त भी हैं उसमें मैंने कहा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता जब तक वो ऐसा कर ना ले। बिल के ऊपर तकरीरें तो करते, बिल के ऊपर नुकात तो उठाते सर, ये क्या किया उन्होंने? नहीं, बड़े आराम से, बड़े बहाने से निकले, बड़े बहाने से निकले, बड़े बहाने से निकले कि जी हमारी ख्वातीन के बारे में नाजेबा अल्फाज कहे थे। वो भाई खुद हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, कोई हम आके आपसे माफ़ी मांग लेते हैं, आप तशरीफ़ तो लाएं। उन्होंने कहा कि नहीं बिल पास हो जाए फिर आएंगे। अज़मा बुखारी आपसे पूछ लूँ, ये सदर साहब वाला एक्सक्यूज़ जो था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से, लेकिन अभी 2-3 मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। वो एक तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट वाला मामला भी है, नैब लॉ भी बंदयाल साहब जाते हुए उड़ा के हुए हैं। आई डोंट नो कि उस पर अपील पे जाते हैं कि नहीं केयर टेकर्स। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट का रोल बड़ा अभी तगड़ा होने वाला है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के ऊपर भी जो भी वो फैसला इख्तियार करते हैं नवाज शरीफ की सियासत के हवाले से, वो भी अहमियत का हामिल होगा। देखिए मलिक साहब, पहले तो इमरान भाई से मेरी गुजारिश ये है कि मरदमशुमारी कराना गैर आइनी काम नहीं है भाई, ये वो भी आइनी काम है। और 1 मैन 1 वोट जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ही कहता है। सो इसलिए ये जैसे आपने मेरी इंटरप्रिटेशन की है अपनी मतलब मर्ज़ी की मेरे पहले स्टेटमेंट की, सो बराए मेहरबानी हमने गैर आइनी काम नहीं किया है कोई भी, और ये हक़ जो वोटर का है उसको दिया है। अब दूसरी बात, जहाँ तक आपके सवाल की बात है, देखिए गुजारिश ये है कि ये जो पूरी मतलब एक कहानी बनाई जाती है, शुक्र है इन्होंने ये नहीं कर दिया कि जो 12 साल के बच्चे उनके बड़े होने का इंतजार करें कि उनको भी वोट का हक मिलना चाहिए। जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स नहीं तो अच्छा इंतजार नहीं, अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये होती बात कि आप ये कर सकते हैं तो बिल्कुल कर देना चाहिए था। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि इस बात के ऊपर ये करना, अब ये जो आपने ये जो 63A की जैसे बात की थी सेनेटर साहब ने, मुझे ये बताइए ना कि अभी जो कुछ पाकिस्तान के अंदर सारा धमाल मची, जो पाकिस्तान का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम ही उड़ा के रख दी, मुझे ये भी क्या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई तरीकाकार मौजूद है कि जब वो कहती है कॉन्स्टिट्यूशन के निगरान हुकूमतें होनी चाहिए, और अगर वो 2 असम्बलियाँ जो तोड़ दी थी जो एक आर्मी चीफ को जो है वो रोकने के लिए, अगर वहाँ इलेक्शन हो जाते तो फिर जो यहाँ पर अब जनरल इलेक्शन होने थे नेशनल असम्बली के, फिर निगरान हुकूमतें कैसे होती, वहाँ हुकूमतें मौजूद होती ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है भाई। 184(3) के नीचे जो अपील का राइट है, ये अगर नवाज शरीफ को मिलता है तो वो अपने खिलाफ किए गए फैसले जो उनको नहली वाला बेंच, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, उसके खिलाफ उनको अपील का हक मिल जाएगा, अपील कर सकते हैं। अगर वो हक नहीं देती सुप्रीम कोर्ट, इस लॉ को, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को स्ट्राइक डाउन करती है, तो वो हक उनका ख़त्म हो जाएगा। फिर वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अभी मेरी राय इसमें मेरी राय थोड़ी इसके ऊपर फूड ऑफ थॉट लेना चाहिए। कामरान भाई भी बैठे हैं और इमरान साहब भी हैं कि जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जिस तरह से बदनियांती के साथ जो है इसके ऊपर स्टे दिया गया, पहले जो है रोका सदर साहब ने, फिर उसके ऊपर जो है वो रोकने के बीच में बेंच बन गया, बेंच बन के वो स्टे हो गया। तो ये चीज़ें भी देखने की होंगी कि क्या इस स्टे के बाद जो फैसले आए क्या वो एग्जिस्ट करते हैं, क्या वो कानूनी फैसले थे, क्या उन फैसलों को जो है वो अपहेल्ड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और जहाँ तक मियाँ साहब की बात है, मियाँ साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ये इलेक्शन एक्ट के अंदर जो है वो तरमीम हो चुकी है कि जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि क्या होगी टर्म, वहाँ उसको 5 साल समझा जाएगा। जजमेंट मौजूद है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। जी दुरुस्त है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। सो इसका फैसला जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने करना है जी, और ये बॉल अब सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर है कि जो इमरान साहब से राय ले लेते हैं, फिर जो उन्होंने खानदान की मोहब्बत में दिए हैं वो आइन के साथ वो कैसे करते हैं। जी इमरान साहब पहले आपसे राय ले लें, क्योंकि उन्होंने आप दोनों से कहा, खुद भी वो कानूनदान है, आप दोनों भी एक्सपर्ट हैं। आप बताइएगा कि नवाज शरीफ के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट थे आई थिंक, जिसका ये फैसला है जहांगीर तरीन और इनके हवाले से कि लाइफ टाइम 3 मेंबर बेंच था, 3 मेंबर बेंच था। तो उस फैसले के होते हुए क्या ये एक्ट जो है ये काफ़ी है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करने के लिए या नहीं काफ़ी? नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट ये इस एक्ट को अपहेल्ड कर देती है और अपील का राइट उन्हें मिल जाता है, फिर अगर अपील का हक मिल जाता है, उसके लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को अपहोल्ड करना पड़ेगा। अगर वो अपहोल्ड नहीं होता
तो फिर तो उनके पास अब इस वक्त बज़ाहिर सामने कोई रास्ता नहीं है सिवाय आईनी तरमीम के। आईनी तरमीम तब होगी जब पार्लियामेंट बन जाएगी। अच्छा, एक अदरवाइज वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 3 रुकनी बेंच वो का है, लेकिन एक रास्ता हो सकता है। वो अपील आई थी गालिबन फैसल वाडा साहब की अपील थी जिसने न्यायालय की थी, जिसमें उमर अता बंदयाल साहब ने जो जजमेंट के उसके ऑथर हैं, उन्होंने कहा था ये बड़ा स्याह कानून है, ब्लैक जो ये बड़ा सख्त कानून है, डेथ वारंट है, ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी थी। अगर वो केस कहीं सुप्रीम कोर्ट में आता है, उसकी समाअत होती है और उस केस में उस जजमेंट को साइड करके जो पहले वाली जजमेंट है उसको सुप्रीम कोर्ट उसको रिविजिट करती है, दोबारा कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट करती है, तो फिर वो रास्ता है मियां साहब की अपनी डायरेक्ट अपील ना भी हो, अपना डायरेक्ट केस ना भी हो, अपील के बगैर एक नया बेंच उस केस को टेकअप कर सकता है। 3 से बड़ा कोई 5 रुकनी बेंच बैठ जाए जो उसको टेकअप कर सकता है। प्रोसीजर एंड प्रोसीजर एक्ट अगर अपहेल्ड होता है तो फिर तो हो गई 5 से ऊपर को। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी राय भी इसमें बड़ी अहमियत की हामिल होगी। एक सुप्रीम कोर्ट का वो 3 रुकनी बेंच का फैसला है जो ये करार दे चुका है कि ये जो डिसक्वालिफिकेशन है ये लाइफ टाइम है। तो अब अगर ये अप होल्ड नहीं होता प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, तो फिर नवाज शरीफ क्या नाअहल ही रहेंगे? देखिए, उसमें ऐसा है कि बावजूद इसके कि हमने इलेक्शंस एक्ट जो है अमेंड कर दिया है, मगर मेरा ख्याल है वो अमेंडमेंट काफ़ी नहीं है, वो नवाज शरीफ साहब को रास्ता नहीं देती। मेरा अपना व्यू ये है, क्योंकि वहाँ 62(1)(f जो है वो इंटरप्रेट हुई है, गलत इंटरप्रेट हुई है, बिल्कुल गलत इंटरप्रेट हुई है। मगर वो गलत इंटरप्रेट होने के बाद जो है ना वो इस वक्त जो है फील्ड होल्ड कर रही है। उसके 3 रास्ते हैं। एक ये कि ये राइट ऑफ अपील इसमें मिल जाए, जिसके ऊपर जो है ना ये हेयरिंग्स चल रही हैं, 4थी 5वीं हेयरिंग हो गई है, कल शायद 5वीं हो जाएगी। इसमें अगर राइट ऑफ अपील मिल गया तो मुमकिन तौर पे अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती है वो जजमेंट, तो जो है ना उनको उनका रास्ता क्लियर हो जाएगा। एक दूसरा ये कि उससे बड़ा बेंच जो है ना किसी और केस में भले इस लॉ को जो है वो उस व्यू को चेंज कर दे और कोई रास्ता खोल दे। 2 या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए। 3 इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे ख्याल में। तीनों की अगर ये तीनों सूरतें नहीं होती तो उनकी नाअहली लाइफ टाइम बरकरार रहेगी जब तक ये तीनों सूरतें नहीं होती। ये कामरान साहब कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए ये मसला बरकरार रहेगा, बावजूद इसके कि हमने इलेक्शंस एक्ट उसमें अमेंड कर दिया है और उसमें हमने वो टाइम लिमिट कर दी है। वो लाइफ टाइम को हमने लाइफ टाइम तो पहले भी नहीं है, खैर हमने वो एक लिमिट कर दिया है उसको टाइम को जो है। मगर इसके बावजूद जो है ना ये मसला उनके लिए रहेगा, क्योंकि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है वो डिस्कस हुई है, ना कि इलेक्शंस एक्ट की वो जो है ना वो उसको इंटरप्रेट किया हुआ है उन्होंने। 62(1)(f) एक चीज़ और बता दें मुझे कामरान साहब, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, ये सारे वकील भी चाहते हैं और ये होना भी चाहिए, ये इंसाफ का तकाजा है। लेकिन हमारे आइन के अंदर एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का आर्टिकल 55 है, क्या उसके होते हुए आप ये कानून साजी कर सकते हैं? ये मेरा एक सवाल है, क्योंकि मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को कोई रास्ता दे देना चाहिए कि ये अमेंडमेंट गो थ्रू हो जाए, फुल कोर्ट से कर लें, आपको इजाज़त दे दें, कह दें कि आइंदा सुप्रीम कोर्ट के लिए आप कानून साजी ये जो की है नई पार्लियामेंट इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर ले। लेकिन अभी वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की वो 55 नंबर क्लॉज मौजूद है, उसका क्या करेंगे? मुझे 1 मिनट मौका दीजिएगा। एंट्री 55 मौजूद है, मगर मेरे से राय इसमें ना लीजिए। वजह उसकी ये है कि मैं इसमें JUI को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैंने अपनी सबमिशन जो है इन राइटिंग फाइल की हैं और इसमें मेरा व्यू डिफरेंट है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि मेरा इसमें बात करने का हक नहीं बनता। एक लाइन अज़मा बीबी आप कह लें, फिर प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। जी, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहती हूँ कि अदलिया के गलत फ़ैसलों को दुरुस्त करने का इख्तियार भी अदलिया के ऊपर होता है और गलत फ़ैसले हमेशा उनके जो हैं वो तारीख़ के अंदर बहुत नुकसान पहुँचा जाते हैं मुल्क को। अब जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जो एक साजिश हुई, जिस तरह से उनको जो है साइडलाइन किया गया, अब ये अदलिया को किसी नवाज शरीफ उनसे इंसाफ मांगे या ना मांगे, अदलिया को खुद नवाज शरीफ साहब को इंसाफ देना चाहिए ताकि जो इंसाफ और कानून है वो कहीं पर जिंदा होता हुआ नजर आए। जो बंदयाल कोर्ट कर गई है इस मुल्क के साथ, वो 63A का फैसला हो, आज भी उसकी रिव्यू पेंडिंग है, उसको कभी फिक्स नहीं किया गया। अगर वो हुकूमत ना गिराई जाती, ये असम्बलियाँ ना डिसॉल्व होती, ना 9 मई के वाक़यात होते, ना ये सब कुछ होता। सो मेरी गुजारिश है कि इनको खुद को, अदलिया को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को खुद इंसाफ देना चाहिए, चूँकि उनका इंसाफ का कत्ल अदलिया के। एक लाइन में इमरान साहब, 55 फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, उसके होते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर गो थ्रू हो जाएगा या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई ऑब्जर्वेशन देगी? सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ना व्यू डिवाइडेड है और एक बदकिस्मती ये है कि जो पहले दिन जजेस का ख्याल था
इतनी बहस के बाद भी जो जज जिस जगह पर खड़ा था ना, आज भी वही खड़ा, वो आज भी वही खड़ा है और वो सवाल भी वही करता है जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, समझने के लिए नहीं। तो आउटकम भी इसका मतलब है, तो इसका मतलब है आउटकम भी वो उसी तरह ही आ रहा है। बस एक इमरान शफीक साहब, कामरान मुर्तज़ा ख़ारी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।